नमस्कार। झारखंडी जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे इस कोविड-19 महामारी के काल में। और हमारा दुआ है कि आप सभी अच्छे रहें और घर में ही रहकर बढ़िया से तैयारी करें। तो हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर का एक सीरीज़ देख रहे थे और अभी से हम लोग उसका 2 सेक्शन आ चुका है और आज तीसरा वीडियो है। तो आइए आज हम लोग फिर कुछ सवाल लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नेतरहाट विद्यालय झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? दोस्तों, नेतरहाट विद्यालय झारखंड का एक बहुत ही अच्छा संस्थान है जहां हम लोग देखेंगे अगर रिजल्ट के आधार पर तो झारखंड के टॉप 10 स्टूडेंट मैट्रिक के रिजल्ट में वहीं से रहते हैं ज़्यादातर। तो नेतरहाट विद्यालय झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लातेहार जिला में। और नेतरहाट विद्यालय का स्थापना कब हुआ था या तो कौन किया था, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो इसका स्थापना हुआ था 15 नवंबर 1954 ईस्वी में और इसका स्थापना का श्रेय जाता है चार्ल्स नेपियर को। ठीक है दोस्तों, नेतरहाट विद्यालय लातेहार में है और इसका स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थापना का श्रेय जाता है चार्ल्स नेपियर को। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2, 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कालीचरण हेम्ब्रम को किस भाषा साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो आप सभी को बता दें कि प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें कालीचरण हेम्ब्रम जी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा संथाली। और झारखंड का एकमात्र भाषा है संथाली जो 8वीं अनुसूची में शामिल है और इस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पर और जानने जो बातें हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, अगर ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी से दिया जा रहा है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। तो 8वीं अनुसूची के सभी 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इसके अलावे और 2 भाषा हैं। इस तरह से टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 2 भाषा कौन कौन है? एक हुआ इंग्लिश और दूसरा हुआ राजस्थानी। इसमें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है कुल, और ये 1955 ईस्वी से शुरुआत हुआ है। और अगर झारखंड का देखा जाए कोई एक भाषा तो ये संथाली भाषा है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और संथाली भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। एकमात्र झारखंड का भाषा है। इसको 2003 ईस्वी के 92 अमेंडमेंट संविधान में किया गया था, उसी समय इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, सीएनटी अधिनियम के तहत किराए को कौन बढ़ा या घटा सकता है? तो सीएनटी एक्ट कब आया था? ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सीएनटी एक्ट आया था 1908 ईस्वी में। तो इसके तहत किराए को, यानी जो ज़मीन के जो लगान है उसको कौन बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ये हमारा सवाल है। तो आप लोगों को बता दें, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपायुक्त यानी डीसी। ठीक है, आइए अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं।
तो चौथा क्वेश्चन है, झारखंड भूकंप जोन 3 में कौन सा जिला आता है। तो हम लोग देखते हैं इसे कि झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, इसको अगर भूकंप जोन के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो भूकंप जोन निर्धारित किया गया है उसके आधार पर यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं वो जोन 2, जोन 3 एवं जोन 4 में आते हैं। तो ये सवाल है कि जोन 3 में कौन सा ज़िला आता है। ऑप्शन ए चतरा, उसके बाद ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी रांची और डी में है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चतरा, जोन 3 में आता है। और आप लोगों को बता दें कि जोन 3 में कुल 15 ज़िले शामिल हैं, जिसमें से चतरा भी आता है। और जोन 2 में 7 ज़िले शामिल हैं जोन 2 में, जिसमें से आप लोगों को याद रखने के लिए बता दें कि जोन 2 जो रांची का पठारी क्षेत्र है, इसके आसपास जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जैसे रांची हुआ, खूंटी हुआ और रामगढ़ हुआ, गुमला हुआ, ये सभी जोन 2 में आते हैं, जिसमें से कुल 7 ज़िले हैं। और जोन 3 में 15 ज़िले हैं और जोन 4 में 2 ज़िले हैं। इसको याद रखिएगा, 2 ज़िले आपका जो भूकंप के आधार पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र झारखंड में अगर माना जाता है तो ये जोन 4, जिसमें 2 ज़िले हैं, साहेबगंज और गोड्डा, उसका उत्तरी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 कहता है कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था। आप लोग सुने होंगे कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। तो ये लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चतरा में है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। और यहाँ पर और एक चीज़ बता दें कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा में है और ये झारखंड का सेकेंड नंबर का मतलब बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। फर्स्ट नंबर में क्या आता है? फर्स्ट नंबर में आता है पलामू वन्यजीव अभयारण्य और ये दूसरा नंबर में आता है लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य जो चतरा में है। ठीक है। और ये इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी कभी कभी आप लोगों को पूछा जाएगा और इसलिए आप लोगों को जानना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और ये इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं या तो कौन कौन से जीव के लिए इसको आरक्षित किया गया है? तो ये वन्यजीव अभयारण्य में बाघ पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं, नीलगाय और हिरन, ये सभी जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में स्थित है और बोकारो शहर से 12 किलोमीटर से दूर में स्थित है। और इसका जो भी रखरखाव या तो इसका मेंटेनेंस का जिम्मा, नियंत्रण का जिम्मा बोकारो स्टील कॉरपोरेशन को ही है और उसी के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि अगर इसका स्थापना कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था, ये पूछा जाएगा तो ऐसे बहुत सारे जगहों में इसका मेंशन किया हुआ है कि 1980 के दशक में इसका निर्माण किया गया था, इस उद्यान को बनाया गया था। लेकिन इसको फिर से मॉडिफाई करके इसको शुरुआत किया गया तो उसी डेट को हम लोग मानते हैं, इसलिए उसका डेट है 1989 ईस्वी को। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? बोकारो में है। और आप लोग तो अगर रांची में रहते होंगे तो फेमस है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, आप लोग सुनते होंगे जो रांची में है और मांझी में। तो इस तरह से फिर इसको याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू बोकारो में है जैविक उद्यान। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड ऊर्जा नीति कब अपनाई गई? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, झारखंड में ऊर्जा नीति 2011 को बनाया गया था। इसके आधार पर, ऊर्जा नीति के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनियां अगर यहाँ पर
ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र में काम करती हैं तो वो कितना हिस्सा सरकार को देंगे और कितना हिस्सा वो अपने बिजनेस के आधार पर बेच सकती हैं, या तो किस तरह से नीति निर्माण किया जाए कि सभी लोगों तक बिजली का कनेक्शन पहुंच पाए। इन सभी चीज़ों को लेकर जो नीति बनाया गया था, ऊर्जा नीति, यह 2011 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड में जंगल प्रबंधन का कार्य प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन प्रबंधन से हमेशा सवाल पूछा ही जाता है एक न एक। तो झारखंड में जंगल प्रबंधन का कार्य प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैबिट। और इसका पूरा नाम था J.F. हैबिट। J.F. हैबिट। और ये जंगल प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वे किए थे 1882 से लेकर 85 तक। ये झारखंड क्षेत्र में जंगल का ये किए थे, सर्वे किए थे। और इनके सर्वे के आधार पर उस समय तो एकीकृत रूप से बंगाल था, इसलिए बंगाल सरकार के अंतर्गत ही झारखंड भी आता था। तो 1909 ईस्वी में एक वन कानून लाया गया था बंगाल सरकार के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जब जंगल प्रबंधन और वन कानून के विषय में जब चर्चा हो ही रही है तो कुछ बातें और बता देते हैं जो याद रखने जो की बात है। 1894 ईस्वी में पहली बार वन नीति बनाया गया था भारत में। देखा जाए तो उसमें इसको पहला वन नीति कहेंगे, लेकिन आज़ाद भारत का नहीं, उसमें औपनिवेशिक काल था। तो ये 1894 में ये पहला वन नीति बना था। और अगर आज़ाद भारत में देखा जाए तो 1952 ईस्वी में पहला वन नीति बनाया था। और इसी को फिर से संशोधित करते हुए 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया, जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि एक आदर्श स्थिति किसी भी राज्य में उसका कुल क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए, 33% क्षेत्र में जंगल होना चाहिए। यह निर्धारित किया गया था 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। अगर आज़ाद भारत में देखा जाए तो इस तरह का वन नीति 1952 में, उसके बाद इसको संशोधित किया गया 1988 में राष्ट्रीय वन नीति। और अगर देखा जाए अंग्रेज ज़माने के समय तो 1894 में, ठीक है। हमारा अगला सवाल नंबर 9 है, और ये है झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है? आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का सिलेबस में आपदा प्रबंधन को लेकर भी एक सेक्शन है जिसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन, आपदा राहत का कार्य जिला स्तर पर कौन नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, DDMA। DDMA का मतलब क्या होता है? DDMA का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जिला स्तर पर ये राहत कार्य देखता है। और ये SDMA जो है ये स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये स्टेट लेवल पर देखता है। और आप लोग की 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाया गया, और इसी के आधार पर हमारे झारखंड में भी झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। और ये बनाया गया था 28 मई 2010 को। इसको याद रखिएगा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बनाया गया था? तो 2010 ईस्वी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा सवाल है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो BAU भी कहते हैं। इसका स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था, और ये रांची में है, रांची के कांके में है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसका
उद्घाटन किसने किया था? तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ झारखंड में सोने की खान है? तो ऑप्शन ए है भीतरदारी पूर्वी सिंहभूम में है, और ऑप्शन बी परासी रांची में है। आप लोगों को बता दें कि भीतरदारी में भी सोना मिलता है, और परासी जो तमाड़ प्रखंड में आता है, ये यहाँ भी सोना मिलता है। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों होगा। ठीक है, अब सवाल 12वां, निम्न में से कौन उत्तरवर्ती नदी है? देखते हैं हम लोग, अगर झारखंड के नदियों का अगर वर्गीकरण करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो हम लोग दो भागों में उसको बांटते हैं। पहले उत्तरवर्ती नदी और दूसरा दक्षिणवर्ती या तो पूर्ववर्ती भी कहते हैं इसको। तो दो तरह से हम इसको ये करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऐसी नदियाँ जो उत्तर की ओर बहती हैं और जाके उधर गंगा बेसिन में मिलती हैं या तो उसके सहायक नदियों में मिलती हैं, और अन्य ऐसी नदियाँ जो दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं या तो पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर सवाल है हमारा कि उत्तरवर्ती नदी कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन ए। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठारी के मध्य भाग से निकलती है और ये सीधे सोन नदी में जाकर मिल जाती है, और इसका कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा। और रांची के पठारी क्षेत्र से निकलती है और सोन नदी में जाकर मिलती है। और इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे अमानत नदी है, इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है अमानत नदी, इसको भी याद रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसका लंबाई 260 किलोमीटर और सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और सवाल नंबर अब हम लोग देखते हैं 13। इसमें से कौन सी नदी एक गहरी खाई या घाटी को अपने पालने में बनाता है? यानी कौन ऐसी नदी है जो खाई का निर्माण करती है, धसान घाटी का निर्माण करती है, संकरी घाटी का? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शंख नदी। झारखंड के प्रमुख नदियों में शंख नदी का भी स्थान आता है। और ये शंख नदी किस क्षेत्र में बहती है? इसका उद्गम क्षेत्र है गुमला में, गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में, और एक गांव है लुपुंग पाट जहाँ से ये निकलती है। और ये इसका कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। और ये नदी दक्षिण की ओर बहते हुए जाती है और छत्तीसगढ़ के सीमा को भी टच करती है, छत्तीसगढ़ में भी बहती है और अंतिम में उड़ीसा में जाकर ये दक्षिण कोयल नदी से मिल जाती है। दक्षिण कोयल नदी से मिलने के बाद इसका नाम फिर एक हो जाता है, इन लोग इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को, इसको फिर ब्राह्मणी भी कहा जाता है। जब दोनों नदियाँ मिल जाती है, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, तो उसको फिर उसके बाद ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है। और जब शंख नदी का चर्चा आता है तो यहाँ पर और एक सवाल आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी में है? तो सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी में है। और ये किस जिला में है? ये गुमला में ही है, इसको भी याद रखिएगा। और इसका ऊंचाई है 200 फीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना झारखंड में एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा की गई थी और ये कब किया गया था? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कॉपर कॉरपोरेशन का जो काम है ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1924 ईस्वी, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। 1924 ईस्वी से ही इसका काम किया जा रहा है। कहाँ? घाटशिला क्षेत्र में। और कॉपर हम लोग देखते हैं कि झारखंड का कॉपर के क्षेत्र में तीसरा स्थान है
उत्पादन के क्षेत्र में। पहला स्थान में राजस्थान आता है और तीसरा स्थान में हमारा झारखंड आता है। और फेमस रूप से देखें तो हम लोग कॉपर के लिए घाटशिला आता है, घाटशिला, सुरदा, ये सभी कॉपर उत्पादन के क्षेत्र हैं हमारे। कॉपर के खान वहाँ पर स्थित हैं। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 15। सिद्धू कान्हू स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम साहेबगंज में है। और यहाँ पर और एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये झारखंड के ये पूछा गया है परिदृश्य के आधार पर कि कहाँ है कॉन्टेस्ट में कि, तो अगर झारखंड से बाहर का कभी अगर पूछा जाता है कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम कहाँ है, तो वह वेस्ट बंगाल में भी एक सिद्धू कान्हू स्टेडियम है, दुर्गापुर में। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद उसका उत्तर कीजिएगा। सिद्धू कान्हू स्टेडियम अगर हमारे झारखंड में कहाँ है तो साहिबगंज में है, और अगर हमारे झारखंड के बाहर में और अगर कहाँ है तो ये वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में है, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। अमृत के अंतर्गत झारखंड के कितने शहर शामिल हैं? तो आप लोग को अब पहले जानना होगा कि अमृत है क्या। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम बनाया गया था अमृत, जिसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों को बता दें शॉर्ट में, इसको पूरी तरह से लिखना संभव नहीं है अभी, कि इस अमृत के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ध्येय रहा, उद्देश्य था कि 500 शहरों को, भारत के 500 शहरों को वहाँ पर वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और कचरा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना और वहाँ पर उसके स्टैंडर्ड को अच्छा बनाना इसका उद्देश्य था। और जिसमें से झारखंड के कितने शहर को चयनित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा झारखंड के 7 शहरों को चयनित किया गया है, जिसमें से झारखंड का राजधानी रांची भी आता है, और रांची के साथ साथ बोकारो का चास, उसके बाद आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, ये सभी 7 शहरों में शामिल हैं। तो अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि अमृत के अंतर्गत झारखंड के कितने शहर शामिल हैं, तो 7 शहर शामिल हैं, ठीक है। अब सवाल 17। झारखंड राज्य पोषण मिशन का शुभारंभ कब हुआ? झारखंड राज्य पोषण मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो झारखंड पोषण मिशन JSNM, इसको शॉर्ट में कहते हैं, झारखंड स्टेट न्यूट्रिशन मिशन। इसका शुरुआत कब किया गया? इसका शुरुआत किया गया था 2016 ईस्वी में। रघुवर दास जी का सरकार था उस समय, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि 5 साल से नीचे के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना और राज्य में कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण करना। इसको लेकर इसको किया गया था। अब हम लेते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल है, झारखंड के कितने जिले तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 17। झारखंड के 17 जिले को तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आप लोगों को अब पता होना चाहिए कि तेजस्विनी परियोजना क्या है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक परियोजना है जिसके आधार पर 14 से 25 साल तक के युवतियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है। इसको लेकर उन लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और रोजगार देने का काम किया जाता है। और इस परियोजना में झारखंड के 17 जिलों का
चयन किया गया है। और ये तेजस्विनी परियोजना आपका आया था 2017 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाएगा। और झारखंड के इसमें 17 जिले को शामिल किया गया है। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, समर्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास राशि कितनी दी जाती है? समर्पण एवं पुनर्वास नीति नक्सलियों के लिए बनाया गया था। नक्सल घटनाओं को कम करने के लिए नक्सलग्रस्त जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर खुशहाल व्यवस्था है और सभी जो भी नक्सलवादी हैं वे मुख्य धारा में आए, इसको लेकर बनाया गया था समर्पण और पुनर्वास नीति 2009 ईस्वी में। तो दोस्तों इसके आधार पर उन लोगों को कुछ राशि भी दिया जाता था जो भी मतलब समर्पण करते थे, जो भी नक्सली। तो ये कितना था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2.5 लाख रुपया दिया जाता था। जब समर्पण करते थे उस समय 50,000 रुपया दिया जाता था। उसके 1 साल के बाद उसको 1 लाख दिया जाता था और फिर 2 साल के बाद फिर उसका बचा हुआ जो 1 लाख है वो दिया जाता था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा अंतिम सवाल है, सेवा अधिनियम 2011 के अधिकार के तहत कितनी सेवा शामिल है? राइट टू सर्विस एक्ट, इसका मतलब हुआ कि किसी भी अगर जनता कोई सेवा के लिए कोई भी अप्लाई करता है ऑफिस में, जैसे हम लोग देखते हैं जाति, आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या तो इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई एनओसी चाहिए आपको किसी विभाग से, या तो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सरकार के तरफ से चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को एक नियत समय पर जनता को उपलब्ध हो, इसको लेकर राइट टू सर्विस एक्ट झारखंड में बनाया गया था। और इस सेवा में कितने सेवा शामिल हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 200 प्रकार के सेवाओं पर राइट टू सर्विस एक्ट लागू है। और ये राइट टू सर्विस एक्ट कब बना था? 2011 ईस्वी में। और 2011 ईस्वी में कब बना था? ये 30 सितंबर को बना था, 30 सितंबर 2011 को। लेकिन इसका क्रियान्वयन, इसको लागू किया गया 15 नवंबर 2011 में। इसको भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2011 से राइट टू सर्विस एक्ट, और इस पर 200 प्रकार के सेवाओं को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और कैसा लगा आप लोग बताइएगा हमारा वीडियो। और इसी तरह से नए नए जानकारी आप लोगों तक पहुंचते रहे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।